नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेहत संवाद में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। जी हां, आपका ख्याल रखते हुए ये कार्यक्रम हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। कैंसर जैसी बीमारी के बारे में हम बात करेंगे। कैंसर एक जटिल बीमारी, लेकिन आजकल हमारा जो मेडिकल है काफी एडवांस होता जा रहा है। कैंसर अब लाइलाज नहीं बल्कि इसका इलाज संभव है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। कैंसर क्या है, होता कैसे है, इसके कारण क्या कुछ हो सकते हैं, कैसे इससे बचा जाए, संभल कर रहा जाए। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। तो एशियन न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर जी, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में, और समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर मैं कैंसर को लेकर ही बात करना चाहूंगी कि कैंसर जैसे ही नाम हम सुनते हैं तो लोग पहले ही डर जाते हैं। तो कैंसर होता क्या है, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, इसमें बताना चाहूँगा कि कैंसर जो बीमारी है, ये बीमारी शरीर के किसी भी कोशिका से डेवलप हो सकती है। तो हमारा जो शरीर है ये कई सारे कोशिकाओं का एक समूह है ना। हर ऑर्गन कई सारी कोशिकाओं से बना होता है। तो जब किसी एक कोशिका में ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिसके कारण वो अनकंट्रोलेबली ग्रोथ करने लग जाती है, साथ ही में वो एबनॉर्मली भी ग्रोथ कर रही होती है। तो ऐसे असाधारण जो ग्रोथ हो रही होती है उसके कारण वो नॉर्मल सेल्स जो हैं, जो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रही है, उसका भी फंक्शन हैम्पर करने लग जाती है। साथ ही में ये अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह भी जा सकती है। बॉडी की इम्यूनिटी भी इनको रोकने में कई बार कारगर नहीं हो पा रही होती है। तो इसी प्रकार की बीमारी को हम कैंसर का नाम देते हैं। जनरली कैंसर कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन के कारण कैंसर भी हो सकता है। जी, अब कैंसर की बात करूं मैं सर, तो हमारे शरीर में कई अंग हैं, तो कैंसर क्या शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है? जी, जैसे मैंने बताया कि शरीर कई सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, और किसी भी कोशिका का में इस टाइप का अगर डेवलपमेंट आता है, चेंज आता है, तो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इसी के लिए कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, ऐसी कईयों बीमारियां हैं जो कैंसर शब्द के डायग्नोसिस के अंडर आती हैं। डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन से निकली है और वो किस प्रकार की है। सो बॉडी के किसी भी ऑर्गन से निकल सकती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जहां से हम ज्यादा से ज्यादा केसेस देखते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे देश की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, जो महिलाओं में होने वाला स्तन का कैंसर है, वो सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके बाद लंग कैंसर वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भाशय मुख का कैंसर हम फीमेल्स में बोलते हैं, ये इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा कॉमन कैंसर है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के कैंसर है। जैसे मैं ब्लड कैंसर की बात करूं तो 50-100 से भी ज्यादा प्रकार हैं कैंसर के। तो ये बहुत सारी वेराइटीज में बिल्कुल, कैंसर का मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मेडिकल तकनीक की बात करते हैं तो पहले तक कैंसर को लाइलाज समझा जाता था, लेकिन अब अगर हम देखें तो कितना बदलाव आ गया है। जी देखिए, डेफिनेटली पिछले 20 सालों में जो कैंसर के ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस हुआ है बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, बहुत कम मोडेलिटीज़ मौजूद थी। तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक प्रकार का खून कैंसर होता था जिसे हम क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के नाम से जानते थे। आज से 20-25 साल पहले इसका कोई खास इलाज नहीं था। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे चीज़ों को अपनाना पड़ता था मरीज को ठीक करने के लिए। लेकिन आज की डेट में इसके खिलाफ एक सिंपल सी गोली आती है जिसका महीने का खर्चा 2-3 हज़ार है, जो कि इवन कई सारी स्कीम्स में भी उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके द्वारा मरीजों को की बीमारी को पूरी तरह ठीक रखा जा सकता है और एक नॉर्मल जिंदगी पॉसिबल हो सकती है। इसी प्रकार से बहुत सारे दूसरे भी कैंसर हैं जिनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती है जिससे बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये हो गई कैंसर के खिलाफ दवाइयों की बात। अब पहले कई बार लोगों को ये डर लगता था कि भाई कीमोथेरेपी लग रहा है तो इसके तो बहुत साइड इफेक्ट है, इससे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट उनमें भी हुआ है कि दवाइयाँ जहाँ पे हमको नई नहीं मिली है, वहां पे हमने कुछ ऐसी दवाइयाँ भी बनी है जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को कम से कम रख सकती है। तो इसके कारण भी जो कैंसर का इलाज है ये ज्यादा सुविधाजनक हो चुका है, और इसमें जो पहले जितनी तकलीफें होती थी वो तकलीफें आज की डेट में काफी कम हो चुकी है। जी सर, अगर हम बात करें कैंसर की ही, तो अगर कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? हालांकि अलग अलग प्रकार के कैंसर के शुरुआती लक्षण तो अलग अलग होंगे, लेकिन अगर कोई इंसान जागरूक होना चाहता है, कोई व्यक्ति जागरूक होना चाहता है, तो शुरुआती लक्षण वो क्या देखे, क्या फॉलो करे और उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि कैंसर क्योंकि हमारी बॉडी के ही सेल से डेवलप हो रही है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है
जो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो बॉडी जो हमारी कोई भी बॉडी के जो ऑर्गन फंक्शंस है वो काफी ज्यादा उनमें एक रिजर्व होता है। तो जब तक वो रिजर्व ब्रीच नहीं हो रहा है उसको उस ऑर्गन के फंक्शन में कोई डिरेंजमेंट नहीं आता है। और यही चीज जो है कैंसर के लिए ज्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि कैंसर को फैलने के लिए समय मिलता है, उसके लक्षण जो है शुरुआती वो कई बार नहीं दिखते हैं। तो कुछ ही ऐसे कैंसर है जिनको हम सरफेस लेवल पे देख सकते हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर है। अगर मुंह में कोई ऐसा छाला आ रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, ब्लीड करता है या कड़क हो चुका है, गर्दन में उसके कारण गांठ आ रही है, तो ये मुंह का कैंसर जनरली इस टाइप से प्रेजेंट करता है, जो इंडिया में बहुत कॉमन है। दूसरा है स्तन का कैंसर, जो मैंने आपको बताया कि दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। ये भी एक सरफेस मैलिग्नेंसी है। तो महिलाओं में किसी भी गांठ का उत्पन्न होना, वो गांठ बढ़ती जा रही है, आजू बाजू के स्किन के चेंजेस कर रही है, जो स्तन का आर्किटेक्चर है उसको बदल रही है, तो ये चीज अपने को जल्दी पता लग सकती है। साथ ही में गर्भाशय मुख का कैंसर जिनमें होता है, उनमें जो इंटरकोर्स के वक्त पेन होना या तो फिर ब्लीडिंग हो जाना अननेचुरली पीरियड्स के अलावा भी, तो ये इस प्रकार के सिम्टम्स के साथ कई बार प्रेजेंट होता है। अगर हम इनकी जल्दी जांच कराएंगे तो इन कैंसर में एटलीस्ट हम इसका अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि बहुत सारे दूसरे ऐसे कैंसर हैं, जैसे कि लंग कैंसर है या पेट के कई सारे ऑर्गन्स के ऐसे कैंसर है जिनका पता हमें एडवांस स्टेजेस में ही पता लगता है और उसके लिए कोई खास स्क्रीनिंग मौजूद नहीं है। अब इस चीज में मैं एक और चीज ये बोलना चाहूंगा कि कई बार कैंसर के बारे में हम जब अवेयरनेस की बात करते हैं तो कुछ लोगों में डर भी फैलता है कि भाई हर सिम्टम्स को लोग कैंसर से कोरिलेट करते हैं। लेकिन मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि हर सिम्टम्स, कैंसर में कोई भी सिम्टम ऐसा भी हो सकता है जो एक किसी साधारण बीमारी के कारण भी रह सकता है। तो इसके लिए बिना जांच के किसी को कैंसर है नहीं है ये बोलना काफी मुश्किल है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि स्तन में भी जो गांठ आती है वो कई बार जरूरी नहीं है कि हमेशा कैंसर है, कुछ दूसरे कारणों से भी स्तन में गांठ आ सकती है, तो इसके लिए उसका जांच कराना जरूरी होता है। करीबन अगर स्तन के गांठ की भी बात करूं तो 20% केसेस में ही वो कैंसर की गांठ होती है। कई बार वो एक नॉर्मल गांठ होती है जो अपने आप ठीक हो जाती है या उसके लिए कोई खास इलाज की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए कैंसर तो कई तरह के हैं, सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए डिपेंड करता है कि बीमारी जो है ये कौन से स्टेज में पकड़ाई जा रही है ना। अगर मैं किसी बीमारी के स्टेज 4 में हमें पता लग रहा है जब बॉडी के वो डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल चुका है, तो ऐसे प्रकार की बीमारियों को पूरी तरह ठीक करना मुश्किल होता है। अब वो बीमारी कहीं से भी निकली हो वहां पे आपको उसको पूरी तरह ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अब कैंसर को मैंने जैसे बताया कि खतरनाक कुछ ऐसी बातें बनाती है कि कई सारे कैंसर्स के बारे में हमें जानकारी जो है कम है। अगर आज से 40 साल पहले बोलूं तो ब्लड के कुछ कैंसर ऐसे थे कि जिनमें किसी का भी बच पाना मुश्किल था, और आज की डेट में उससे मरना किसी और का मुश्किल हो गया क्योंकि इतने इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ चुके हैं। सो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें नॉलेज कम है। इसका नॉलेज जो है शोध के द्वारा हर साल बढ़ता ही जा रहा है, एंड इन नियर फ्यूचर ये काफी ज्यादा हद तक अच्छा हो जाएगा। तो जिनके बारे में जानकारी कम है वो आज की डेट में खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन कल की डेट में हो सकता है कि वही बीमारी काफी ज्यादा आसानी से ट्रीट होने लग जाए। जैसे कि मैं एक लंग कैंसर का एग्जांपल दूं तो आज से 10 साल पहले हम उसको कीमोथेरेपी द्वारा ट्रीट करते थे प्राइमरीली, और उसमें स्टेज 4 में सर्वाइवल 11 से 12 महीना 13 महीना के करीब रहता था। लेकिन वहीं जब हमने देखा कि लंग कैंसर एक बीमारी नहीं है, इसमें कौन से ड्राइवर म्यूटेशन से वो बीमारी निकल रही है, अगर उस ड्राइवर म्यूटेशन को पर्टिकुलरली पकड़ के हम उसके खिलाफ दवाई देते हैं तो जो रिस्पॉन्सेस मिले वो काफी अच्छे थे, साइड इफेक्ट जो थे वो बहुत कम थे, और ऐसे में मरीज जो पहले हम 11 या 12 महीने का सर्वाइवल बोलते थे वही 5 या 6 साल के ऊपर मरीजों की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई जा चुकी है। जी, कितने पेशेंट आ जाते होंगे सर कैंसर के अमूमन अगर हम देखें तो, क्या इसका ग्राफ बढ़ा है या फिर कम हुआ है? जी जो अगर आप नेशनल लेवल की जो रजिस्ट्री है या इंटरनेशनल अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो कैंसर के ओवरऑल जो इंसिडेंस है ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। जो एक इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसमें 2025 में करीबन 15 लाख से ज्यादा केसेस डिटेक्ट होंगे, ये एक अनुमान लगाया गया है। आज की डेट में जो लास्ट डेटा आया था उसके हिसाब से हर साल हम 10 से 11 लाख नए केसेस कैंसर के देखते हैं। वर्ल्ड वाइड भी इनके नंबर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है, जो सडन चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द फास्ट फूड, ये जो स्ट्रेस हम जिस प्रकार के हम एक्सपोज हो रहे हैं, तो इसके कारण कैंसर का जो इंसिडेंस है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिला है। एक कारण ये भी है कि हमारी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज ज्यादा बढ़ चुकी है। तो पहले जो बीमारी का पता ही नहीं लगता था, आजकल वो बीमारियों का भी पता लग जाता है, इसलिए भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। साथ ही में कैंसर का जो प्रिविलेंस है अगर वो आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंसर के
इफेक्टिव इलाज भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो इसके लिए पहले जो कैंसर की बीमारी के से लोग जल्दी गुजर जाते थे, लेकिन आज की डेट में वही लोग काफी दिन जीवित रहते हैं। तो कैंसर का जो ओवरऑल बर्डन है ट्रीटमेंट का, वो आने वाले वक्त में भी बढ़ने ही वाला है। जी चलिए, लेकिन जैसे आपने लाइफस्टाइल का जिक्र किया, तो लाइफस्टाइल भी कारण हो सकता है कैंसर होने का। और दूसरा चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कैंसर हो ही ना, ऐसे हम प्रिकॉशन क्या रख सकते हैं क्या पहले से? देखिए, अगर कैंसर के रिस्क की बात करूं, है ना, सो कैंसर हो ही ना, इसका सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा। सो ऐसा कोई मेथड नहीं है, क्योंकि हम कैंसर के जब रिस्क और रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें एज भी एक फैक्टर आता है जी। तो एज तो हर किसी की बढ़ने वाली है ना, तो एट सर्टेन पॉइंट कैंसर का रिस्क हर किसी को है, उसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उस रिस्क को कम रख सकते हैं। अगर आप देखें तो जो लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम लंग कैंसर केसेस ऐसे लोगों में ही देखने को मिलते हैं। वहीं कुछ जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन होते हैं जहां पे कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स मिलती है, जैसे एस्बेस्टस के फ्यूम्स या डस्ट जिनको एक्सपोज होते हैं, उन लोगों में लंग कैंसर के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऑक्यूपेशंस भी ऐसे होते हैं कि जहां पे कैंसर के रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। तो कंप्लीटली कैंसर को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं कि इसके रिस्क फैक्टर या जो भी है, उसमें ऐसा है कि एक है लाइफस्टाइल, मतलब आपका जो खान पान है, जैसे कि फास्ट फूड भी है, लेस फाइबर वाला डाइट है, रेड मीट वाला डाइट है, इन सारों के कारण कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। दूसरा होता है लीगेसी, मतलब आप में कोई आनुवंशिकता ऐसी है कि आपके जेनेटिक मेकअप में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि आपको किसी भी कैंसर का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है। और तीसरी बात है कि किस्मत है, कि वो जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल गलत ही हो, जरूरी नहीं है कि कोई जेनेटिक फैक्टर हो, लेकिन बाय लक बाय चांस भी इस प्रकार की बीमारी डेवलप हो सकती है। हालांकि उसका जोखिम जो है वो कम हो जाता है अगर आप बाकी चीजों का टेक केयर कर रहे हैं। जी, अब देखिए, कैंसर अगर किसी को हो जाए तो प्रिकॉशनरी वो क्या करना चाहिए, उनको किन किन चीजों से संभल कर रहना चाहिए? देखिए, कैंसर की बीमारी किस प्रकार की बीमारी है, ये मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि कैंसर एक टर्म है, लेकिन कैंसर की बीमारी में जैसे शुरुआत में बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें इलाज की भी जरूरत नहीं होती है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इलाज के बिना जीवन संभव ही नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं, जो कॉमन कैंसर्स हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है और मुंह का कैंसर है या लंग कैंसर है, तो इनमें कई बार हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें या तो हम सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं, या रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, या तीनों को मोडालिटी को डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो सर्जरी और रेडिएशन है, ये बेसिकली लोकल ट्रीटमेंट मोडालिटी है। मतलब अगर किसी एक जगह पे गांठ है, सिर्फ एक ही जगह पे बीमारी है, तो वहां पे सर्जरी करके या रेडिएशन देके उस जगह पे कैंसर को मिटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि कैंसर एक लोकलाइज्ड बीमारी नहीं है, एक सिस्टमिक बीमारी है। ये पैदा होते साथ ही उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल सकती है। और ये जब समझ में आया तो ये देखा गया कि कुछ दवाइयों के द्वारा, क्योंकि दवाई जो एक्ट करती है वो ब्लड के द्वारा एक्ट करती है, और ब्लड बॉडी के हर पार्ट में घूमता है, जिस प्रकार से ट्यूमर सेल्स फैलते वक्त ब्लड से ट्रेवल करती है। तो इसी में कीमोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल देखा गया, और कुछ कैंसर में सर्वाइवल का जो इंप्रूवमेंट आया वो बेटर और बेटर कीमोथेरेपी के कारण आया। तो हम कीमोथेरेपी को एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट मानते हैं। तो जनरली मैं जो उसमें किसी भी कैंसर मरीज को सलाह देना चाहूंगा कि आपका जो भी बीमारी है उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है, जिसके लिए एक बायोप्सी प्रॉपरली होना जरूरी है। उसमें प्रॉपर उसका परफेक्ट डायग्नोसिस जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी बनेगी। देन उसका स्टेज क्या है, अगर अर्ली स्टेज है तो हम सर्जरी कर सकते हैं या रेडिएशन दे सकते हैं। अगर डिसीज का स्टेज थोड़ा ज्यादा है या उसके वापस आने का रिस्क ज्यादा है तो ऐसे केसेस में कीमोथेरेपी को भी हमको इंक्लूड करना पड़ता है, जहां डिसीज ऑलरेडी स्टेज 4 होती है, जो कि इंडिया में अगर हम कैंसर का इंसिडेंस देखें तो करीबन 70% के स्टेज 3 स्टेज 4 में ही आते हैं। तो यहाँ पे कीमोथेरेपी लगभग मस्ट हो जाती है हर एक पेशेंट के लिए। अब कीमोथेरेपी जिनको भी लग रही है उनमें बॉडी का जो इम्यून फंक्शन है वो काफी वीक होता है, तो इसलिए कोई भी इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। तो ऐसे में अपनी बॉडी के क्योंकि इम्यून फंक्शन कम है तो कोई भी रोग होने के, कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए आपको उनसे बचना जरूरी है। तो आप बाहर के खाने मत खाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बुखार आ रहा है या लूज मोशंस हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए। साथ ही में
हाँ। लोगों को एक साइकोलॉजिकल कई बार बहुत बड़ा ट्रॉमा लगता है जब इस प्रकार की बीमारी का पता लगता है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें आप होप मत हारिए, ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, हो सकता है कि आपकी बीमारी जो है वो जो इलाज चला रहे हैं उससे पूरी तरह खत्म हो जाए और एक बहुत लंबा जीवन पॉसिबल रहे। इसलिए होप मत छोड़िए, जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड से रहेंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलने के चांसेस बनेंगे। एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइजेस, बहुत हैवी तो नहीं बोल सकता लेकिन लाइट एक्सरसाइज आप चालू रखिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बंद मत करिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि कैसे आप अपनी एक्टिव लाइफ को कंटिन्यू रख सकते हैं, तो आपको इस चीज के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों का मोरल डाउन हो जाता होगा, बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे, घबराहट हमेशा रहती होगी, तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है, यानी कैंसर से लड़ा जा सकता है। आजकल मेडिकल तकनीक एडवांस है तो उस पर भरोसा करें तो बेहतर होगा। एक चीज़ और है सर, एज अ डॉक्टर आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। मैं हर बार हर एक डॉक्टर से ये सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई ट्रीटमेंट करने की कोशिश करने लगे हैं आजकल, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी के लिए तो डॉक्टरी सलाह बेहद जरूरी है। तो ऐसे में दर्शकों को क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी ही बहुत खतरनाक है। साथ ही में इसका जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ कि रेडिएशन या कीमोथेरेपी की बात करें तो ये दवाइयाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉइजनस हो सकती है। तो ये दवाइयों को बिना समझ के अगर कोई दे रहा है तो इसमें बहुत बड़ा खतरा है आपको, क्योंकि ये दवाइयों मतलब बीमारी से ज़्यादा इन दवाइयों से भी आपको खतरा हो सकता है। तो एक प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर ही अगर इसको हैंडल कर रहा हो तो ही इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ये दवाइयाँ आपको नुकसान ज़्यादा कर सकती है। दूसरी बात ये है कि बहुत बार लोग कैंसर को इग्नोर कर देते हैं कि उनको लगता है कि यार गांठ तो कुछ और होंगी, तो वो उसका इलाज नहीं कराते, या फिर वो कुछ ऐसा इलाज कराने जाते हैं जिसमें उनको लगता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा चमत्कार होता तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट होती, हर किसी के सामने होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे दुनिया के सामने ये फैक्ट सबको पता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो प्रॉपर एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसी के तहत ट्रीटमेंट कराइए। नहीं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के लिए अगर आप देरी करेंगे तो आपकी बीमारी के स्टेज बढ़ जाएगा तो उसके पूरी तरह ठीक होने के चांसेस जो हैं ये बहुत कम हो जाएंगे और आपको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर आपको दूसरा मौका बहुत कम बार ही देता है। जी, यानी कि बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता भी होती है। कुछ वैक्सीन है जो आजकल इस्तेमाल की जाती है कैंसर ना हो इसे लेकर भी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर का जिक्र करना चाहूंगी। महिलाओं में काफी तेजी से ये बढ़ा है और अवेयर होना भी बहुत जरूरी है, सरकार ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे, उस तरह की वैक्सीन को कब लगवाया जा सकता है? देखिए, कैंसर वैक्सीन, एक्चुअली कैंसर वैक्सीन एक प्रॉपर टर्म नहीं है। तो सर्वाइकल कैंसर में देखा गया है कि ये कैंसर जो होता है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का जो वायरस होता है इसके क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण फीमेल्स में होता है। तो जब हम ये इस वैक्सीन से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से अगर वैक्सीनेट करते हैं फीमेल्स को तो इस इन्फेक्शन के होने का खतरा कम होता है और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इससे कैंसर का रिस्क भी कम हो सकता है। तो इसमें दो बातें समझने वाली है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम वैक्सीन दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश में बहुत ही ज्यादा कॉमन कैंसर है और हमारे देश में महिलाओं में कैंसर के कारण होने वाली डेथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण गवर्नमेंट भी इस चीज को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि वैक्सीन आपके एक इन्फेक्शन को रोक रही है, लेकिन वो इन्फेक्शन को रोकना क्या कैंसर को भी रोक पाएगा ये बोलना कई बार मुश्किल है, क्योंकि कोई कुछ दूसरे भी वायरस के वेरिएंट्स होते हैं जिसके कारण ये कैंसर हो सकता है। तो इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन स्क्रीनिंग कराना भी बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग एक ऐसी मॉडलिटी है जिसने टाइम टेस्टेड है और ऐसा इसमें देखा गया कि जो लोग प्रॉपरली स्क्रीनिंग कराते हैं हर 5-5 साल में उनमें कैंसर बनने के बहुत पहले प्रिवेंट किया जा सकता है और ये बहुत ही ज्यादा कारगर तरीका है। हालांकि अगर स्क्रीनिंग के लिए मैं इतना ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्क्रीनिंग मेथड को इफेक्टिव होने के लिए पॉपुलेशन का करीबन 85% औरतों को स्क्रीनिंग कराना चाहिए। अपने देश में वो चीज 5% 6% पर भी नहीं है। तो जब तक लोगों के लिए स्क्रीनिंग के लिए अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि कई बार लोगों को एक सोशल स्टिग्मा लगता है स्क्रीनिंग कराना, पैप्समियर के लिए जाना, लेकिन 5 साल में आपको एक सिंपल सी टेस्ट करानी है और उससे आपको डेफिनेटली पता लग सकता है कि आपके बॉडी में इस प्रकार के इन्फेक्शन के कारण कैंसर का
कैंसर का रिस्क पनप रहा है कि नहीं पनप रहा है, तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिगार्डिंग वैक्सीन अगर मैं बोलूं तो इसके मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं अगर 9 to 14 ईयर्स की जो लेडीज होती हैं जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई हैं, अगर हम उनमें वैक्सीनेट कराते हैं तो सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि अगर लेटर एज की फीमेल्स को भी हम वैक्सीनेट कर रहे हैं तो भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम होता है, बट उसके लिए डेटा अभी हमारे पास इतना ज्यादा मौजूद नहीं है। सो वहां कितना बेनिफिट हो जाएगा, ऐसे एज ग्रुप में मैं स्क्रीनिंग को ज्यादा प्रेफर करूंगा रेदर देन वैक्सीनेशन को। और ये बहुत जरूरी भी है, अवेयर होना काफी जरूरी है, क्योंकि आजकल कई तरह के वेरिएशन, पीसीओडी, पीसीओएस जैसे तमाम तरह की परेशानियां हैं, वो आगे जाके कैंसर का रूप ना ले ले या बढ़ ना जाए, तो उसके लिए काफी जरूरी है। सर आखिरी एक छोटा सा सवाल आपसे, एशियन न्यूज के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे दर्शकों को? जी मैं यही बोलना चाहूंगा कि कैंसर की बीमारी से डरिए नहीं, अपने दिनचर्या को इस प्रकार से बनाएं कि इस बीमारी से आपको बिल्कुल भी इस बीमारी से आपका बिल्कुल पाला ना पड़े। लेकिन अगर इस बीमारी अगर आपको हो भी जाती है तो हिम्मत नहीं हारिए, इसका इलाज मौजूद है। इसके इलाज के द्वारा आप एक जिंदगी जी सकते हैं, एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं जी। तो जागरूक रहिए, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराइए, लोगों की हेल्प करिए और डरिए नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, इलाज संभव है, कैंसर से लड़ सकते हैं हम। इसके अलावा अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो डॉक्टरी निर्देश का पालन करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा डॉक्टरी सलाह माने तो आप फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। चलिए हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।